हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वशिष्ठ यादव फ्रॉम साइंस फोरम। आज हम देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड रिलेटेड टू हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वशिष्ठ यादव फ्रॉम साइंस फोरम। आज हम देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्लैंक्स एंड ओवरहैंगिंग पार्ट ऑफ द प्लैंक्स व्हेन दे आर केप्ट वन ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर अगर रखे जाएं। पहले मैं कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहा हूं, उसके बाद समझो कि हम आंसर निकालेंगे कैसे और शॉर्ट ट्रिक भी हम डेवलप करेंगे। मान लो मेरे पास कोई एक प्लैंक है जिसका लेंथ है एल और जिसका मास एम है और ये यूनिफॉर्म है। अब मैंने बोला कि मेरे पास 2 प्लैंक हैं। मुझे एक प्लैंक के ऊपर दूसरा प्लैंक कुछ इस तरीके से रखना है कि ऊपर वाला प्लैंक नीचे वाले प्लैंक के ऊपर स्टेबल रुके और मैं मैक्सिमम पार्ट उसका ओवरहैंग कर सकूं। कितना मैक्सिमम पार्ट कितना मैं लटका सकता हूं। जैसे मैंने बोला कि ये नीचे वाला प्लैंक है और ये ऊपर वाला प्लैंक। इस ऊपर वाले प्लैंक का अगर मैं बहुत ज्यादा हिस्सा बाहर की तरफ, ये दिख रहा है भाई, ये अगर थोड़ा हिस्सा बाहर की तरफ रखूं, ये इतना हिस्सा स्टेबल रहेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा पार्ट मैं नीचे लेकर के जाऊं, ये गिर जाएगा। तो मैं मैक्सिमम पार्ट कितना रख सकता हूं, ओवरहैंगिंग पार्ट, ताकि ये नीचे ना गिरे, है ना? तो अगर मान लो मैंने बोला कि ये जो सभी प्लैंक्स हैं ये सभी यूनिफॉर्म है, सभी का लेंथ सेम है एल और सभी का मास सेम है एम, तो उस केस में ये मैक्सिमम पार्ट कितना ओवरहैंग होगा, कितना पार्ट ये बाहर रहेगा, ये वाला पार्ट। अब इतना पार्ट जो बाहर है, मैं बोल सकता हूं कि लेट दैट पार्ट बी x1। मुझे पता है कि इसको स्टेबल रखने के लिए इसका खुद का सेंटर ऑफ मास इसके एज के अंदर होना चाहिए। जब तक इसका, अब इसका खुद का सेंटर ऑफ मास तो इसके सेंटर पर ही लाई करेगा ना, यहां से L/2 पर। तो इसका ऊपर वाले का सेंटर ऑफ मास जब तक यहां रहेगा, नीचे वाले के एज के इस तरफ, तब तक ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, स्टेबल रहेगा। जैसे ये सेंटर ऑफ मास बाहर जाएगा, वैसे ही ये गिर जाएगा। मतलब मैक्सिमम पार्ट जो को स्टेबल रखने के लिए यूज हो सकता है, वो इतना पार्ट हो सकता है और ये पार्ट L/2 के इक्वल होगा क्या? मतलब मैक्सिमम ओवरहैंगिंग पार्ट ये x1 ये L/2 के इक्वल रहेगा, तब ये पार्ट स्टेबल रहेगा। लेकिन मान लो मैंने बोला कि अब इसके नीचे मुझे और एक इसी यही एक और एक प्लैंक रखना था, यहाँ पर ये रख दिया मैंने। अब मुझे बताओ कि अब हमने बोला कि ये दोनों भी इसके ऊपर स्टेबल रहने के लिए मुझे कितना पार्ट ओवरहैंग करना पड़ेगा। तो हमें ये वैल्यू तो मिल चुकी है, ये वाला कितना ओवरहैंग हो सकता है, ये वाला तो L/2 हो सकता है, बराबर ना? तो मुझे ये वाला, अब ये वाला कितना ओवरहैंग करना पड़ेगा, ये इतना, और इस वाले पार्ट को मैं बोल रहा हूँ x2। ये x2 कितना ओवरहैंग करना पड़ेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। अब हमने बोला यार, ये ओवरहैंग पार्ट स्टेबल में रुकाने के लिए हम ये सोच सकते हैं कि ऊपर वाला, ये पहला वाला, ये ऊपर वाला फर्स्ट वन और ये दूसरा वाला सेकंड वन, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इसके एज के अगर इसी तरफ रहे, इनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास इस एज के, इस पार्ट के अगर अंदर रहे, एटलीस्ट यहां तक रहे, तब वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना? तो हमने बोला एक काम करेंगे, अगर मैं इसी को एक्सिस मान लेता हूं, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस मैंने इसी को एक्सिस माना है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इसका, इन दोनों का, ऊपर वाला पहला वाला प्लैंक और उसके नीचे वाला दूसरा वाला प्लैंक, इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यही अगर लाई करता है, तब वो स्टेबल में रहेंगे, या फिर उसके अंदर, उससे बाहर रहे तो वो स्टेबल नहीं रहेंगे। इसका मतलब उनका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होना चाहिए। हमने कहा चलो वो निकाल लेंगे। अब पहला वाला, ये फर्स्ट वन है, फर्स्ट वाले का सेंटर ऑफ मास, फर्स्ट वाले का सेंटर ऑफ मास, देखो पहले वाला तो यहां लाई करेगा, पहले वाले का सेंटर ऑफ मास, पहले वाले का सेंटर ऑफ मास, ये डिस्टेंस तो हमें पता है L/2 है, सॉरी ये वाला यहाँ से, सॉरी ये डिस्टेंस हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक ये x2 है। मतलब पहले वाले का मास इंटू x2 प्लस दूसरे वाले का मास इंटू दूसरे वाले का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस। अब दूसरे वाले का सेंटर ऑफ मास, ध्यान से देखो, जो सेकंड वाला है उसका सेंटर ऑफ मास तो कहीं यहाँ आएगा, यहाँ पर, है ना, ये वाला। अगर ये वाला डिस्टेंस मैं निकालूं और इसको बोल दूं y, तो ध्यान से देखो इस एक्सिस के इस तरफ लाई कर रहा है ये, मतलब ये माइनस y लिखा जाएगा। तो m इंटू माइनस ऑफ y लिख रहा हूं, अपॉन में टोटल मास 2m होगा क्या, m प्लस m 2m। इसी बात को मैं ऐसा लिख सकता हूं, m इंटू x2 प्लस ऑफ ये वाला स्मॉल m और माइनस y को लिखा जा सकता है x2 माइनस L/2। अरे ध्यान से देखो ना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस L/2 होगा ना, तो L/2 माइनस x2 y, तो x2 माइनस L/2 माइनस y होगा ना, मतलब माइनस y को लिखा जा सकता है x2 माइनस L/2 अपॉन में टोटल मास, और टोटल मास तो 2m है। अब ध्यान से देखो, ये m न्यूमरेटर में कॉमन ले लिया और कैंसिल करा दिया, इक्वल्स टू यहाँ पर x2 है, ये वाला x2 ब्रैकेट ओपन करके ये x2 हो जाएगा माइनस ऑफ L/2, और ये 2 यहाँ पर x कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, तो 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 मिल जाएगा, है ना? अब ध्यान से देखो, x2 प्लस x2 2x2 होगा क्या, 2x2 इक्वल्स टू ये माइनस L/2 इस तरफ आ जाएगा, तो ये प्लस L/2 हो जाएगा। अब मुझे वैल्यू निकालनी है x2 की, तो जो x2 होगा, क्या वो 2 इस तरफ आएगा तो L/4 होगा। मतलब दूसरा वाला पार्ट कितना मैक्सिमम ओवरहैंग हो सकता है, L/4।
4। देखो पहला वाला कितना ओवरहैंग होगा, L/2, दूसरा वाला L/4। ऐसे ही अगर मैं आगे निकालूं तो इसके नीचे और एक अगर प्लैंक रखता हूं तो वो L/6 पार्ट ओवरहैंग होगा, उसके नीचे वाला L/8। मैं एक बार फिर से बता देता हूं ये, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस हिसाब से जो x1 की वैल्यू होगी वो होनी चाहिए L/2। जो x2 की वैल्यू होगी, x2 क्या है, ये जो दूसरा नंबर का प्लैंक है, ये वाला ऊपर की नीचे वाला 2 नंबर का प्लैंक, उसका ओवरहैंगिंग पार्ट जो x2 होगा वो L/4 होगा। जो x3 होगा वो L/6 होगा। लॉजिकल है, अगर x4 होता चौथा, इसके नीचे और तीसरा और एक रॉड होता, प्लैंक होता, तो वो L/8 होता। इसका मतलब x nth प्लैंक का जो ओवरहैंगिंग पार्ट होगा वो L अपॉन में 2n होगा। क्या, ये वाला, ये बात। ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के लिए बने रहो हमारे चैनल पर।